Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। स्टूडेंट्स, मार्च मंथ के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंटमेंट करने की रिगार्डिंग में एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए और सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स को मेंशन किया गया था कि ऑनरेबल पीएम सर हों, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों एंड इसके अलावा आप जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो कोई भी लार्जेस्ट जो पार्टी है उसका जो यहाँ पे जो पर्सन है, जो पॉलिटिकल लीडर है, वो यहाँ पे इस कमेटी का पार्ट हो। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल प्रपोज किया गया। बिल के अंदर में जो सीजीआई सर है उनको रिमूव करते हुए यहाँ पे जो मिनिस्टर है उनको रखा गया है। जो बेसिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर के अंदर होगी उसी के जो 2 मेंबर हैं 2:1 के साथ में यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो किया जा सकेगा इलेक्शन कमिश्नर्स का। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, फॉर्मर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके द्वारा कंसर्न रेज किया गया है कि इस तरीके से जो बिल है हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका स्टेटस है वो डाउनग्रेड कर सकता है कैबिनेट सेक्रेटरी की फॉर्म के रूप में या उस तरीके से उसका अपॉइंटमेंट यहाँ पे हो सकता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 324 क्या बोलता है? देयर शुड बी ए इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए हमारे यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के आपको पता होना चाहिए कि पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, फिर इसको मल्टी मेंबर बॉडी किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जब वोटिंग की एज 21 से कितना किया गया था, 18 ईयर की गई थी। तो उस समय वर्कलोड इंक्रीज हुआ, फिर दोबारा से इसको सिंगल मेंबर बॉडी कन्वर्ट कर दिया गया और बाद में इसको 1994 के समय इसको दोबारा से जो मल्टी मेंबर बॉडी है वो किया गया है। प्रेजेंट स्ट्रक्चर अगर हम बात करें 1 सीईसी है प्लस में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल कमिश्नर्स का भी अपॉइंटमेंट होता है जिसके अंदर सीईसी का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनका अगर रिमूवल है तो उसके अंदर भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्टेटस को डाउनग्रेड करने की बात की गई है। तो प्रेजेंट समय में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इसके जो ये मेंबर्स हैं उनको बेसिकली क्या स्टेटस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें तो 324 जो आर्टिकल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिकली एक सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करता है, हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स को सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग में या इम्पार्शियल फंक्शनिंग के रिगार्डिंग में। इंडिपेंडेंस एंड एज वेल एज द इम्पार्शियल फंक्शनिंग के रिगार्डिंग में जो इंडिपेंडेंस है वो आर्टिकल 324 के थ्रू आपको देखने के लिए मिलती है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो प्रोवाइड किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या है स्टूडेंट्स की बेसिकली इनका रिमूवल है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के एक ऑर्डर के थ्रू रिमूव नहीं होगा। इनका जो रिमूवल है वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, वहाँ पे आपको प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है उसको यहाँ पे प्रूव करना होता है। स्पेशल जो मेजोरिटी है वो पार्लियामेंट के अंदर चाहिए, इनको रिमूवल की रिगार्डिंग में जो स्पेशल मेजोरिटी है वो पार्लियामेंट के अंदर चाहिए। और सेम जो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है, अगर हम बात करें स्टूडेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव करने की रिगार्डिंग में जो पावर है वो चाहिए। सिमिलर आपको यहाँ पे जो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट ये अपनी जो ऑफिस है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अप टू नहीं होल्ड करते हैं। अपॉइंटमेंट उनके द्वारा देखने के लिए मिलता है बट इनका जो ऑफिस है वो कंटिन्यूस आपको देखिए 65 और 6 ईयर इनका ऑफिस का टेन्योर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो रीजनल जो कमिश्नर हैं, जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिनको अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उनके रिमूवल में जो सीईसी है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंस डेट वाज गिवन टू द इलेक्शन कमिश्नर्स को हमारे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या जो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स के थ्रू। अब यहाँ पे बात की गई है कि इस तरीके से इनका जो यहाँ पे डाउनग्रेड हो सकता है, स्टेटस गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए आपको स्टैटिक पार्ट के रिगार्डिंग में कि 2-3 चीज़ ऐसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मेंशन है इलेक्शन कमिश्नर्स के रिगार्डिंग में। एक तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन, कि कौन हमारा इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, क्या उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज, डिग्री, जो भी क्वालिफिकेशन होती हैं। जैसे आपका हमारा एग्जाम के रिगार्डिंग का क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम आपको एक डिग्री होनी चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन को नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। जो टर्म है, मेंबर्स का जो टर्म है वो क्या रहेगा, उस टर्म को भी यहाँ पे नहीं बताया गया है कि जो मेंबर्स हैं उनका टर्म किस तरीके से रहेगा इलेक्शन कमिश्नर्स का। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट को नहीं रोका गया है। जो रीअपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिबार्ड नहीं करता है। जो रिटायरिंग हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको गवर्नमेंट का जो फर्दर अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग में, तो जो रीअपॉइंटमेंट है या जो फर्दर गवर्नमेंट के द्वारा दोबारा से कहीं पे अपॉइंट किया जाता है तो उसको भी डिबार्ड नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमिश्नर्स के क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट कराना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखना। तो तीन जो ब्रॉडर वे में आपको तीन तरीके के जो कानून है, तीन तरीके की जो पावर है वो देखने के लिए मिलती हैं। एक देखने के लिए मिलेगी आपको एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से। अब एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज की पावर क्या है कि आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिवाइज करना, उनके इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना, मीन्स इलेक्शन को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सिंबल्स को अलॉट करना, उनके पेपर्स का स्क्रूटनी करना, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है। आप देखिए अभी रिसेंटली एक गलत इन्फॉर्मेशन एफिडेविट के अंदर मेंशन की गई थी। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं HD देवगौड़ा, उन्हीं के एक ग्रैंडसन हैं, हसन डिस्ट्रिक्ट से, हसन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटक के अंदर, वहाँ से वो कंटेस्ट करते हैं। तो वहाँ से उनके द्वारा जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो फिल की गई थी नोटिफिकेशन में। दिस इज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ के हैं। एडवाइजरी भी दी जाती है, एडवाइज किया जाता है, प्रेसिडेंट को एडवाइज किया जाता है, गवर्नर को एडवाइज किया जाता है। अगर किसी डिस्क्वालीफाइड पर्सन को वहाँ पे रिमूव करना है, बताना है कि डिस्क्वालीफाइड पर्सन है ग्राउंड पे कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के रिगार्डिंग में ये ग्राउंड के ऊपर में डिस्क्वालीफाइड है। इसके अलावा स्टूडेंट क्वासी जुडिशियल पावर है। क्वासी जुडिशियल पावर क्या है कि यहाँ पे इनके द्वारा इलेक्शंस को कैंसिल किया जा सकता है अगर वहाँ पे बूथ रिगिंग का कोई काम हुआ है, बूथ कैप्चरिंग हुआ है, वायलेंस हुआ है उस जगह पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को रिक्वेस्ट भी की जाती है कि आप अपना जो मेंबर्स हैं वो दीजिए हमको इलेक्शंस को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में। तो ये इलेक्शन कमिश्नर्स की कुछ पावर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बिहार के अंदर जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे बेसिकली एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक नदी है, बागमती नदी, बागमती रिवर। और बागमती रिवर के अंदर बोट के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो बेसिकली बोट के पलट जाने की वजह से एक इंसिडेंट हुआ, 12 लोग उसके अंदर मिसिंग हैं। तो सबसे पहले आपको बागमती रिवर के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये जो बागमती रिवर है ये बेसिकली नेपाल से ओरिजिन होती है, और फिर बिहार के अंदर में आती है। काठमांडू वैली के थ्रू ये फ्लो करती है। जो काठमांडू वैली है, काठमांडू बेसिकली जो नेपाल की कैपिटल है, काठमांडू वैली के थ्रू ये फ्लो करेगी। उसके बाद अलावा वहाँ पे पाटन भी देखने के लिए मिलता है। तो मधेश नाम का जो प्रोविंस है, मधेश प्रोविंस क्या है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर था स्टूडेंट, 2016-17 के समय। आप देखिए कि मधेश वो रीजन है जहाँ पे मधेसी आंदोलन चला था। इस रीजन के जो लोग हैं उन्होंने मधेसी आंदोलन किया था, मधेसी जो एजिटेशन है। अब ये क्यों किया था, 2016-17 के समय क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि वहाँ पे नेपाल के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था जिसके अंदर मधेसी लोग खुश नहीं थे उस प्रोविजंस से। तो इनके द्वारा एक मूवमेंट हुआ था, मधेसी मूवमेंट। और उसी समय नेपाल के द्वारा माना गया कि इंडिया के द्वारा इस मधेसी मूवमेंट के अंदर में इंटरफेयर किया गया है, इनको एजिटेट किया गया है। अब आप देखिए कि जो सपोज कीजिए ये हमारा बिहार है, ये नेपाल है, और यहाँ पे आपको बिहार देखने के लिए मिलेगा, इधर आपको उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि अलग अलग एरियाज से जो नेपाल है वो कनेक्टेड है, और नेपाल का कनेक्टेड होने की वजह से जो मधेसी रीजन है ये ओपन बॉर्डर हुआ करती थी इंडिया और नेपाल की। तो ये मधेसी जो रीजन के जो लोग हैं इनके हमारे यहाँ से, जैसे इस एरिया के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उनके बेसिकली मैरिज समहाउ जो ब्लड रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश है मधेसी रीजन्स की वजह से। बागमती रिवर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो नेपाल का काठमांडू वैली है उसके थ्रू ये फ्लो करती है, फिर मधेश रीजन के अंदर में आती है। इसके अलावा स्टूडेंट जो कमला नदी है, कमला रिवर है जो बिहार के अंदर फ्लो करती है, कमला रिवर को ये फिर ज्वाइन करेगी, कमला रिवर को फिर ये ज्वाइन करती है, कमला नदी को ये ज्वाइन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बागमती रिवर के बारे में, तो हिंदुइज्म एज वेल एज द जो हिंदुइज्म है, इसके अलावा एज वेल एज जो बुद्धिस्ट लोग हैं, दोनों के ही द्वारा इस रिवर को काफ़ी होली रिवर है, काफ़ी सेक्रेट रिवर है वो माना गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बागमती रिवर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में है।
आप देखिए कि ऐसा ही एक नाम मुजफ्फरपुर नगर नाम से एक जगह है, वो वेस्टर्न यूपी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 2013 के अंदर जो वहाँ पे भी एक वायलेंस का इंसिडेंट था, काफ़ी मेजर वायलेंस का इंसिडेंट था। तो दिस इज ऑल अबाउट द बागमती रिवर। एनडीआरएफ और स्टेट जो डिजास्टर रिस्पांस की जो टीम है वो रेस्क्यू के लिए गई है वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने की रिगार्डिंग में। बिहार में इस तरीके की फ्लड आपको काफ़ी कॉमन देखने के लिए मिलती है। एक ही ऐसी नदी है जो अपना कोर्स चेंज करती है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोसी। कोसी नदी बेसिकली सोरो बिहार के रूप से जानी जाती है। ऐसे ही एक सोरो बंगाल भी है जो बंगाल के अंदर फ्लड लेके आती है, वो कौन सी रिवर है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा यहाँ पे जो असेंशियल ड्रग्स हैं उनकी प्राइजिंग के रिगार्डिंग में है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगा है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनका जो प्राइस है वो क्यों यहाँ पे कंट्रोल किया गया उसके बारे में। तो आपको यहाँ पे एक अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बेसिकली आपको एक देखने के लिए मिलेगा NPPA। बेसिकली वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा जो ड्रग प्राइजिंग है उनको यहाँ पे ड्रग प्राइजिंग जो है उनको बेसिकली कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये हमारी, जिसके द्वारा जो ड्रग प्राइस हैं NPPA के द्वारा जो ड्रग प्राइस हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में। आप इस न्यूज़ को सही से रीड करना। अभी NPPA के कुछ ये 25 ईयर्स भी कंप्लीट हुए थे लास्ट ईयर, तो उसको भी सेलिब्रेट किया गया था कि इसके द्वारा जो ड्रग प्राइस हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेडिकल जो असिस्टेंस के जो सामान हैं, जैसे कि आप देखिए अगर डिसेबल पर्सन को जो भी यहाँ पे ज़रूरत है उसका जो मेडिकल का असिस्टेंस सामान है, तो उसके अंदर भी जो प्राइस है उसके अंदर भी जो प्राइस है वो कंट्रोल किया जाता है कि कंपनियां यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जो पैसा है वो ना लें। तो ड्रग प्राइस को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में NPPA है। NPPA के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, NPPA बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंडर में आती है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगी। 97 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ड्रग प्राइस को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में। मेडिकल जो असिस्टेंस के जो भी सामान है उनको भी ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट महाराष्ट्र स्पीकर के रिगार्डिंग का केस है स्टूडेंट्स कि महाराष्ट्र स्पीकर जो डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग का डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 के समय एक केस है जिसके अंदर जजमेंट दिया गया था। जजमेंट क्या है स्टूडेंट? खेसम मेघाचंद्रन नाम के पर्सन हैं, खेसम मेघाचंद्रम वर्सेज मणिपुर असेंबली का एक केस है, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो स्पीकर जो लोग हैं इनको बेसिकली जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का यहाँ पे प्रोसेस है उसको 3 मंथ्स के अंदर में, जो 3 मंथ्स का जो टेन्योर टाइम है उसके अंदर में जजमेंट है वो डिलीवर करना चाहिए। इसको लॉन्ग डिले नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि स्पीकर को जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो पावर है वो है स्टूडेंट 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। अब ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि अगर यहाँ पे किसी पार्टी से कोई पर्सन बिलोंग करता है और उसके द्वारा उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के अंदर वो मर्ज होते हैं, 2/3 का अगर मर्जर है तो उसको तो यहाँ पे अलाउ किया है, 2/3 का अगर मर्जर है। और जो बेसिकली जो नॉमिनेटेड पर्सन है, जो नॉमिनेटेड पर्सन है उनको टाइम दिया गया है कि 6 मंथ का जो टाइम है उसके अंदर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें तो वो सही है। इसके अलावा जिस सिंबल पे आपने इलेक्शन लड़ा है उस सिंबल को छोड़ के दूसरी पार्टी के अंदर अगर आप जाते हो, अगेंस्ट द पार्टी गाइडलाइन अगर आप इशू करते हो तो वहाँ पे आपके डिस्क्वालिफिकेशन का जो लॉ है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 10th शेड्यूल है उसके अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है। ऑलरेडी 10th शेड्यूल एक बार पहले भी आ चुका था। उस 10th शेड्यूल को जो पहले जो 10th शेड्यूल आया था वो आया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो सिक्किम के पर्सपेक्टिव में ऐड किया गया था, जो हमारा सिक्किम है उसके पर्सपेक्टिव में। बट 36 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया सिक्किम के लिए तो इस 10th शेड्यूल को कैंसिल किया गया और आर्टिकल 2A को भी कैंसिल किया गया। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करोगे तो देखना
कि अर्लियर 10 शेड्यूल किसके रिगार्डिंग में है, और आर्टिकल 2A जिनको डिलीट करके 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को कम्प्लीटली स्टेट बनाया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात की कि वो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र के अंदर में, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि उसके जो अभी जो सीएम है उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जा सकता है, वो कंटिन्यू रहेंगे। रिसेंटली जो मई के मंथ के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब स्पीकर ने वो डिस्क्वालिफिकेशन की जो गाइडलाइंस है उनके ऊपर में जो केसेज हैं, जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इंडिया नेपाल इंडिया जो सॉरी स्टूडेंट्स एक बार इसको डाउन साइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का मैरीटाइम के रिगार्डिंग में है। इंडिया का मैरीटाइम के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप सपोज कीजिए ये इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो एरिया है, ये जो मैरीटाइम बाउंड्री है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा कि हमारे जो काफ़ी सारे जो फिशरमैन्स हैं जिसको समय समय पे श्रीलंका के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। श्रीलंका के जो फिशरमैन्स हैं उनको इंडियन जो यहाँ पे मैरीटाइम के रिगार्डिंग की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। तो आपको एक मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडिया श्रीलंका का जो मैरीटाइम बाउंड्री है, तो स्टूडेंट 1976 के समय इंडिया और श्रीलंका का जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। ये बेसिकली जो गल्फ ऑफ मन्नार है, बे ऑफ बंगाल है, उसके अंदर में जो गल्फ ऑफ मन्नार है, इसके अलावा जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है उसके अंदर इंडिया और श्रीलंका की जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको डिसाइड किया गया था। इसके अलावा आपको इसी एरिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पाक स्ट्रेट जो है, जो पाक स्ट्रेट जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज कीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ से हमारा जो अंडमान निकोबार है, यहाँ से हमारी कोई शिप है, उसको जाना है हमारे यहाँ पे केरल के लिए, तो वो यहाँ से क्यों नहीं जाती, इसके अलावा यहाँ से क्यों पास करते हैं, उसके बिहाइंड में काफ़ी बार ये क्वेश्चन है। CDS के एग्जाम में पूछा गया था एक बार तो ये क्वेश्चन UPSC के ही द्वारा। तो इसके बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या रीजन है जो शिप है जो श्रीलंका को इस तरीके से सर्कल करते हुए जाती है। तो ये मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में है, 76 के अंदर आया था। एक आपको यहाँ पे आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए, कच्चा थीव नाम का एक आइलैंड है जो बेसिकली न्यूज़ के अंदर होता है इंडिया श्रीलंका के रिगार्डिंग में, जो इंडिया के द्वारा उनको दे दिया गया था श्रीलंका को। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें स्टूडेंट, जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि एनिमल्स के ऊपर जो सेक्सुअल असोल्ट है, काफ़ी इस तरीके के जो लोग हैं जो हम एनिमल्स के ऊपर में इस तरीके के जो बेसिकली जो सेक्सुअल असोल्ट हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, तो उसी के अगेंस्ट में जो राइट्स हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि अभी रिसेंटली जो इंडियन पीनल कोड है उसको जिस तरीके से चेंज किया गया है, नए जो कानून आए हैं भारतीय, जो यहाँ पे नए जो कोड्स हैं, न्याय संहिता जो आई है उसके अंदर में इन प्रोविजंस को ऐड किया गया है नहीं, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। प्रेजेंटली जो आईपीसी का जो सेक्शन है 377, उसके अंडर में यहाँ पे जो केस हैं वो दर्ज किए जाते हैं। काफ़ी बार ऐसे केस देखने के लिए मिले दिल्ली के अंदर भी, काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर जिनके अंदर जो एनिमल्स हैं उनके साथ सेक्सुअल असोल्ट का जो केसेज हैं वो किए गए हैं। तो उन केसेस के अंदर में सेक्शन 377 के थ्रू जो केस है वो दर्ज किए जाते थे आईपीसी के अंडर में। अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के जो भी केसेज हैं, जो भी लॉज हैं, उनको यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हुए नए कानून लाए हैं, अपग्रेड करते हुए, क्योंकि ज़रूरी भी है स्टूडेंट समय के साथ में नए जो कानून है वो समय के साथ ज़रूरी है अपडेट करना, क्योंकि कॉलोनियल एरा के जो कानून है उस समय की बातों को देखते थे। तो आप देखिए 2 चीज़ों के ऊपर केस आए हैं, एक सेडिशन के ऊपर देखा गया था, ऐसा ही एक सेडिशन के ऊपर जो पेटिशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और एक अब एनिमल एक्टिविस्ट के द्वारा क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि ऐसे इनको भी यहाँ पे ऐड किया जाए, इनकी भी जो क्रिवल्टी, इनके अगेंस्ट में जो सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ क्रिवल्टी अगेंस्ट द एनिमल एक एक्ट है 1960 का, इसके थ्रू एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसी का जो सेक्शन 4 है उसके थ्रू। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो इनके बारे में आप रीड करना। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं, इनके द्वारा स्टूडेंट्स, रुक्मणी देवी अरुंडेल बेसिकली हमारे जो क्लासिकल डांस हैं उनसे भी रिलेटेड हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जो नेफा वायरस है उसके बारे में है स्टूडेंट्स। नेफा वायरस के जो केसेज हैं वो बेसिकली कहाँ पे देखने के लिए मिले
केरला के अंदर में। और केरला के अंदर भी अगर हम बात करें कि वहाँ का जो कोझिकोड का एरिया है वहाँ पे देखने के लिए मिले हैं मैक्सिमम केसेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी की जो टीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, जो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला होगा कोविड-19 के समय, तो पुणे के अंदर ये सिचुएटेड है। उनके द्वारा वहाँ पे जो सैम्बल्स हैं, जो टेस्टिंग है, मोबाइल टेस्टिंग की जो किट्स हैं, लैब्स हैं, वो सब सेटअप की गई हैं कि वहाँ पे एनालाइज किया जा सके कि क्यों आउटब्रेक केरल के इसी रीजन के अंदर होता है, क्या ऐसे कारण हैं। निफा वायरस के बारे में बात करें, जो परमानेंट क्योर है वो नहीं अवेलेबल है, सेकेंडरी जो भी सब्सटेंस है उनके थ्रू क्योर किया जाता है। सबसे पहले 98 का जो समय है या 99 का जो समय है, सिंगापुर का जो रीजन है वहाँ से इसका आउटब्रेक हुआ। उसके अलावा इंडिया के अंदर भी हुआ, 2018 के अंदर केरल के अंदर ही हुआ था। फ्रूट बैट बेसिकली ये जो आरएनए है, जो यहाँ पे वायरस मोलिकुलर जो वायरस है जिसको ये कैरी करता है, उसको यहाँ पे फ्रूट बैट के द्वारा कैरी किया जाता है इस नेफा वायरस को। नेक्स्ट यहाँ पे वन हेल्थ एक प्रिंसिपल है। वन हेल्थ प्रिंसिपल जो आपने काफ़ी बार रीड किया होगा, कोविड-19 के समय भी न्यूज़ के अंदर में था वो। वन हेल्थ प्रिंसिपल ये है कि एनिमल्स की जो हेल्थ है या जो ह्यूमन बींग्स की जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग में एक जीनोम सिक्वेंसिंग की जाए, परमानेंट इसका सर्विलेंस किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वायरस हैं, काफ़ी सारे ऐसे जो नई डिजीज़ के आउटब्रेक हैं वो एनिमल्स के थ्रू ही, उनकी जो पैथोजेंस हैं एनिमल्स के अंदर ही उनके पाए जाते हैं, वायरस जो डिटेक्ट किए जाते हैं और बाद में आप देखिए कि वो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, ह्यूमन टू ह्यूमन उनका ट्रांसफ़र होगा। तो उनको रोकने के लिए वन हेल्थ प्रिंसिपल को अडोप्ट वहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी के अंदर में, यूनियन टेरिटरी कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या हुआ कि जो बेसिकली वहाँ पे जो मीट का जो कल्चर है उसे रिमूव किया गया मिड डे मील स्कीम्स के अंदर में। जो मिड डे मील स्कीम है उसके अंदर रिमूव किया गया, उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट का पॉलिसी है, हम उसके अंदर इंटरवेन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का डिसीजन है। बेसिकली वो जुडिशियल ओवररीच का एक सिचुएशन होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डिसीजन लिया गया और उसके अंदर हम इंटरवेन करें। स्टूडेंट्स, लक्षद्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप बेसिकली हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, उस एरिया के अंदर सिचुएटेड है। 36 आइलैंड्स हैं यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट, 36 आइलैंड्स हैं। इसके अलावा 2021 के समय भी एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट रेगुलेटरी कुछ कानून है वो लाए गए थे लक्षद्वीप के रिगार्डिंग में, वहाँ पे किसकी दुकान होनी चाहिए, क्या वहाँ पे सेल करना है। तो 2021 का जो कानून है उस समय भी कंट्रोवर्सी के अंदर, न्यूज़ के अंदर में था। एक यूनी डिस्ट्रिक्ट आप देखिए, एक यूनी डिस्ट्रिक्ट आपको यूनियन टेरिटरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, लक्षद्वीप। स्टूडेंट्स, लक्षद्वीप के बारे में अगर हम बात करें, आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद में लक्षद्वीप के लिए, जो लक्षद्वीप को इंडिया में कैसे ऐड किया गया उसकी अगर हम बात करें तो आप देखिए कि दोनों ही कंट्री चाहते थे लक्षद्वीप को ऐड करना। इंडिया की फोर्सेज वहाँ पे पहले पहुँच जाती हैं और अपना जो फ्लैग है यहाँ पे लगा देती हैं, और पाकिस्तान वहाँ से आ रहे थे वो लक्षद्वीप को कैप्चर करने के रिगार्डिंग में। तो लक्षद्वीप के लिए बेसिकली कोई बैटल नहीं हुई, कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस इसको कैप्चर करना था, वहाँ पे अपना जो फ्लैग लगाने का एक सिचुएशन था। जैसे अलग अलग एरियाज़, अभी रिसेंटली हैदराबाद का जो मिशन पोलो, जो ऑपरेशन पोलो है वो न्यूज़ के अंदर है, वहाँ पे देखिए कि अभी उसका जो एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया गया है। जूनागढ़ था, जूनागढ़ के अंदर भी इनको अलग अलग ऑपरेशंस के थ्रू ऐड किया गया ना है। आप देखिए फिर जम्मू एंड कश्मीर है, जो राजा हरी सिंह हुआ करते थे। तो ऐसे अलग अलग ऐसे लक्षद्वीप के लिए जो आपको इंडिया पाकिस्तान का जो कम्प्लीटली इंडिया की जो फोर्स है वो पहले पहुँचती हैं और अपना फ्लैग वहाँ पर लगा देती हैं। पाकिस्तान वालों का भी इरादा था कि इसको अपने अंडर में ले लिया जाए, क्योंकि इंडिया के पास आप देखिए अंडमान निकोबार भी है। अंडमान निकोबार का जो आइलैंड्स हैं, एंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एरिया है वो काफ़ी बड़ा है लक्षद्वीप के कंपेयर में। यहाँ से कौन सी डिग्री लाइन है वो क्रॉस करती है उसके बारे में आप बताना, 8 डिग्री 10 डिग्री कौन सा है। जैसे अंडमान निकोबार में एक 10 डिग्री आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो नंबी नारायण हैं, जो हमारे इसरो के एक्स साइंटिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट में एक केस है उसको एडमिट करने की बात की गई है सीबीआई के द्वारा, कि उस समय उनके द्वारा कुछ यहाँ पे लैंड का रिगार्डिंग में है। नंबी नारायण के बारे में एक मूवी भी आई थी स्टूडेंट्स, जिसके अंदर माधवन के द्वारा रोल किया गया है। इसके अलावा आप देखें नंबी नारायण के बारे में आप रीड करना, इनके ऊपर एस्पेन्यूज के जो केसेस हैं वो लगाए गए काफ़ी बार। जो सदर्न इंडिया के अंदर इसरो के काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर में ऐसे जो केसेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कि वो साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं इसरो से या कुछ वर्क कर रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर, या जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में। तो बाहर के कंट्रीज़ के द्वारा, सपोज कीजिए कोई भी पावर है, बाहर की कोई भी पावर है, उसके द्वारा यहाँ पे ब्राइबरी के थ्रू या पुलिस को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इनका एस्पियोनेज केस बेसिकली यही बताता है।
अभी तक का जो स्टोरी है, जिस तरीके के जो फैक्ट्स हैं, इनको कोर्ट के द्वारा भी रिलीज़ किया गया, इनके ऊपर जो देशद्रोह के जो चार्ज लगाए गए थे जो गलत थे काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद में देखिए कि इनके द्वारा जो टेक्नोलॉजी जो इनको डेवलप करनी थी, वो टाइम है वो चला गया, दूसरे कंट्रीज ने वो उस टेक्नोलॉजी को उतनी जल्दी डेवलप कर लिया होगा। इसी तरीके की काफ़ी सारी ये एक डिप्लोमेसी टैक्टिक्स है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसे साइंटिस्ट को जो प्रिवेंट करना चाहिए, उनको जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट लीबिया के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहाँ पे सिचुएटेड है। इधर स्टूडेंट्स कौन सा कंट्री है? इजिप्ट है, इधर सूडान है। तो दिस इज लीबिया। यहाँ पे कम्प्लीटली एक जो स्ट्रेट लाइन के रूप में बाउंड्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। वहाँ का देरना प्रोविंस के अंदर इस तरीके की फ्लड की सिचुएशन आई है और फ्लड में काफ़ी डिवास्टेशन हुआ है वहाँ पे फ्लड के अंदर में। इसके अलावा गद्दाफ़ी का ये कंट्री है, गद्दाफ़ी जिसे 2011 के समय आप देखिए कि काफ़ी जो अरब स्प्रिंग जो आई उसी के रिलेटेड ये कंट्रीज़ हैं, लीबिया, टूनीशिया, जहाँ से अरब स्प्रिंग का जो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में उसका जो हाईएस्ट जो आपको पीक है आईसिस के रूप में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होने के बाद में इस तरीके का अरब स्प्रिंग जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ बैठे हुए हैं 30-40 साल तक पावर के अंदर, उनको रिमूव करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, हिंदी के बारे में है स्टूडेंट्स। कल हमारा हिंदी दिवस था। हिंदी को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। बट हमारा कंट्री काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। 2011 का जो सेंसस है वो बोलता है कि हमारे यहाँ पे लैंग्वेज ही बहुत सारी हैं, 500 के आसपास लैंग्वेज हैं जो हमारे कंट्री में बोली जाती हैं। और डायलैक्ट के पर्सपेक्टिव में अगर हम डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको 8 या 10 किलोमीटर के पर्सपेक्टिव में आप देखना, आप किसी भी स्टेट के अंदर रहते हो, सपोज कीजिए आप हरियाणा के अंदर हो, हरियाणा का जो बेसिकली यहाँ पे आपको दिल्ली देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दिल्ली है स्टूडेंट, ये एरिया सपोज कीजिए ये दिल्ली का जो पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, जिसको अहीरवाटी के नाम से जानते हैं। आपको ये जो मेवात का जो रीजन है इसके अंदर अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी वो मेवाती लैंग्वेज है। मेवात के अंदर मेवाती, जो फिरोजपुर झिरका, मेवात, नूह, इसका जो एरिया है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी था कुछ वायलेंस की वजह से। यहाँ पे अगर हम बात करें हिसार का जो रीजन है, यहाँ पे लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफरेंट है। सेंट्रल पार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जो देश वाली लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये जो जीटी बेल्ट का जो एरिया है, जो यहाँ पे ग्रांड ट्रंक रोड है, यहाँ पे आपको जो पंजाबी के साथ आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके अंदर अभी आप देखिए कि हरियाणा के अंदर जो फरीदाबाद का जो रीजन है, वहाँ पे आपको ब्रज भाषा के साथ साथ जो एक लोकल डायलैक्ट जिसे बोलते हैं गुर्जरी लैंग्वेज जो है, इस तरीके से। अब आप देखिए हरियाणा कितना छोटा है, ज्योग्राफिकली कितना छोटा स्टेट है हमारे कंट्री के अंदर में, और इस छोटे से स्टेट के अंदर इस तरीके से डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे अलग अलग डायलैक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में अलग अलग तरीके का जो डायलैक्ट है वो बोला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हरियाणा के बारे में हम इन लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया। हिंदी हमारा शेड्यूल 8 के अंदर है, शेड्यूल 8 के अंदर लैंग्वेज है, बट हमारी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है स्टूडेंट्स। हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज जो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल जो हमारी लैंग्वेज है वो ओनली 6 हैं, जिसके अंदर 4 तो आपको सदर्न इंडिया की देखने के लिए मिलेंगी। 4 हमारी सदर्न इंडिया की कौन कौन सी लैंग्वेज? केरल की जो मलयालम है, कर्नाटक की अगर हम बात करें कि कन्नड़ा है, जो हमारी तमिलियन है, इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे तेलुगु भाषा है, ये 4 लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज है, और ओडिया लैंग्वेज है। संस्कृत है और ओडिया है, ये 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज हैं। आप देखिए कि संस्कृत के रिगार्डिंग में हैं जो ऋषि पाणिनि हुआ करते थे, जो पाणिनि नाम के पर्सन हुआ करते थे, जिनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी स्टूडेंट्स? अष्टाध्यायी को इंडिया ने अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग के अंदर जो भारत मंडपम है वहाँ पे शो किया है। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे शेड्यूल 8 के अंदर है, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। आर्टिकल 351 क्या बोलता है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 351 क्या बोलता है? आर्टिकल 351 बोलता है कि ड्यूटी है स्टेट की कि हिंदी को एनकरेज किया जाए। हम हिंदी को एनकरेज कर रहे हैं। ऑनरेबल
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो पर्सन हैं, हमारे मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के, उनके द्वारा कहा गया कि सिंपल और स्वीट हिंदी आप बोलिए जिससे लोगों को समझ में आए। वैसे हिंदी काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, अगर इसको कम्प्लीटली प्योर वे में अगर इसको प्रोनाउंस किया जाए या बोला जाए या लिखा जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगी। सपोज कीजिए ट्रेन है, सपोज कीजिए ट्रेन है। अब आप देखिए कि ट्रेन को हम हिंदी में नॉर्मल जो हमारी भाषा है उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हम इसके लिए यूज करेंगे। बट अगर प्रॉपर प्योर हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो जो प्योर हिंदी है उसके अंदर इसको बोला जाएगा लोह। लोह मीन्स कि जो आयरन है, लोहपथ, लोहपथ गामिनी, कि वहाँ पे चलने वाली, हो सकता है मेरी हिंदी यहाँ पे गलत हो लिखना, तो लोहपथ गामिनी कि लोह का जो पथ है, जो आयरन का बना हुआ रास्ता है उसके ऊपर जो चलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अबाउट द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के बारे में है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड जो बेसिकली हमारे जुडिशरी के अंदर जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी के रिगार्डिंग में है। कंप्लीटली जो डाटा है एनालाइज किया जा सके कितने केसेस पेंडिंग हैं। सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग आपको लोअर जुडिशरी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केसेस पेंडिंग है स्टूडेंट्स, तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस इंफॉर्मेशन, इस बेसिकली पोर्टल को ज्वाइन किया गया, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पोर्टल को। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो केसेस की पेंडेंसी है उसी के अवेयरनेस के रिगार्डिंग में एक डिपोजिटरी है, जिसके द्वारा जो केसेस के इंस्टीट्यूशनल का पेंडिंग, उसका डिस्पोजल, उसके रिगार्डिंग का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसको कम्प्लीटली बताएगा कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट का भी पार्ट है जिसके अंदर जुडिशरी को डिजिटलाइज करना है। ई कोर्ट जो पार्ट है गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसी का ये पार्ट रखा गया है इसको। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द सॉरी स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें रबर क्राइसिस के बारे में। रबर के जो फार्मर्स हैं उन्होंने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है कि उनको कम्प्लीटली जो यहाँ पे रेमुनरेशन है, जो पैसा है वो नहीं दिया जा सकता, इसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि रबर बोर्ड के द्वारा भी, दोनों न्यूज़ आज ही के न्यूज़पेपर में है, रबर बोर्ड के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया। रबर बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि बेसिकली आप ये कीजिए कि हमारे यहाँ पे जो रबर जितना उगाया जाता है इसको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भी लेके जाना चाहते हैं, जिसमें इन्होंने एक्सेप्शन रखा है, जिसके अंदर इन्होंने एक्सेप्शन रखा है कि हम सिक्किम के अंदर नहीं लेके जाएंगे। सिक्किम के बजाय जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है उसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐड करेंगे और उसको, उसके अंदर रबर है उसको उगाना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पता होना चाहिए। रबर क्या है बेसिकली, रबर इस स्टूडेंट्स क्या है कि ये बेसिकली एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेसिकली लेटेक्स के थ्रू, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेसिकली लेटेक्स के थ्रू आपको यहाँ पे गेन होता है। कौन से एरिया में आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा जो है केरल के अंदर में, सबसे ज़्यादा केरल के अंदर में, फिर आपको तमिलनाडु के अंदर में, फिर आपको तमिलनाडु के अंदर में, और फिर आपको कर्नाटका के अंदर में, फिर आपको कर्नाटका के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा क्या, रबर। अगर हम बात करें इंडिया का जो डाटा है रबर के रिगार्डिंग में, तो इंडिया स्टूडेंट 5th लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट सेकेंड नंबर पे कंज्यूमर है। सेकेंड नंबर पे क्या है, कंज्यूमर है रबर का। अब देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, रबर को टायर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक केस जो टायर्स के अंदर क्वालिटी रबर के रिगार्डिंग काफ़ी न्यूज़ के अंदर में था, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसके अंदर सल्फर का क्या रोल है स्टूडेंट्स, सल्फर का रोल क्या है रबर के अंदर, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना या आप रीड करना इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स, 1995 के समय इस बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया। बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोट्टायम, कोट्टायम केरला, जो कोट्टायम केरला है वहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का। 1895 के समय रबर का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। जो हिल स्लोप है हमारा केरल के अंदर में, केरल में सबसे ज़्यादा है, फिर तमिलनाडु में है, कर्नाटका के अंदर है। 100% FDI है वो अलाउ की गई है,
और उसी की वजह से यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज किए जाते हैं रबर जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा कि बाहर का जो रबर मैन्युफैक्चरिंग है उससे हम कैसे compete करेंगे। तो आपका हमारा यहाँ पे लेबर का जो स्किल होना चाहिए, काफ़ी कुछ कंसर्न्स हैं जो हर इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कोटायम केरला जरूर से याद रखना। रबर बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, इनका जो हेडक्वार्टर है वो यूपीएससी आजकल काफ़ी बार पूछती है। तो रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोटायम केरला। नेक्स्ट है कि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, सब डिजिटल होंगे। और नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्ट्री जो बनने वाली है हमारी पॉपुलेशन की, उसके अंदर इस डाटा को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, फायर क्रैकर्स के ऊपर जो केस है वो नहीं कर सकते। फायर क्रैकर्स के रिगार्डिंग में हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स फायर क्रैकर्स के ऊपर 2017 के अंदर केस लगाया गया, बैन लगाया गया। उसके बाद में ग्रीन क्रैकर्स आए। ग्रीन क्रैकर्स 3 टाइप के हैं, श्वास है, स्टार है और सफल है। श्वास, स्टार और सफल, इनका जो डेवलपमेंट है वो CSIR और नीडी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट? CSIR प्लस में नीडी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है। इसको पेट्रोलियम जो एक्सप्लोजिव जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन PESO, उसके द्वारा भी बेसिकली उन ग्रीन क्रैकर्स को सही माना गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फिशिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है जो फिशिंग के रिगार्डिंग में है, इसके द्वारा फिशिंग सेक्टर में जो भी ब्रिज था, जो भी गैप था, उसको ब्रिज करने की कोशिश की गई है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट के थ्रू, सेल्फ रिलायंस के थ्रू प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है उसे रिलीज किया गया था। इसके अंदर जो सागर मित्रा हैं, इसके इस स्कीम के थ्रू जो सागर मित्रा हैं उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट इंडिया का, यहाँ पे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया देखने के लिए मिलेगा एक्वा कल्चर के अंदर में। जो हमारा एक्वा कल्चर है उसके अंदर इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है। इस फिशिंग सेक्टर को एक सनराइज सेक्टर के रूप में देखा गया है। इसके अलावा फिशीज एंड एक्वाकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसे भी इस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि इस फिशिंग सेक्टर को रिवाइवल किया जा सके। हमारे यहाँ पे इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की वजह से हरियाणा के अंदर एक जगह है स्टूडेंट्स, हिसार। हरियाणा के अंदर एक जगह है हिसार। हिसार के अंदर आप देखिए कि हिसार में जो फिशिंग का जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। राजस्थान से भी एरिया शेयर करता है, पंजाब से भी, और हरियाणा के अंदर ये सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छी सिटी है हिसार। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक से भी इनका रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। हिसार, हांसी, इस एरिया के अंदर जो कैनाल इरिगेशन है, तो तुगलक डायनेस्टी के जो फिरोज शाह तुगलक हैं, जो लास्ट रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के, लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर। वैसे तो काफ़ी सारे रूलर्स होते हैं डायनेस्टी के अंदर में जो 1 महीना 2 महीने के लिए आएंगे, तो इम्पोर्टेंट रूलर है ये फिरोज शाह तुगलक, जिनके द्वारा कैनाल इरिगेशन को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। तो हिसार के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ऑनरेबल PM सर ने प्रेज भी किया था वहाँ पे जो फिशरीज का जो प्रैक्टिस की वजह से उनका डेवलपमेंट जिस तरीके से उन्होंने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर किस के अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में वो इसको रिलीज करते हैं। होलसेल प्राइस कंटिन्यूस फॉल के अंदर है। होलसेल बेसिकली क्या होते हैं कि बल्क के अंदर में जो यहाँ पे सामान खरीदते हैं उनको होलसेल के अंदर रखा गया है। तो होलसेल प्राइस कंटिन्यूस डिक्लाइन के अंदर है। इसके अलावा कल हमने जो CPI है उसके बारे में भी रीड किया था। आपने किसी ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताते नहीं हो, आप बेसिकली आंसर नहीं करते स्टूडेंट्स, तो आप आंसर्स किया करो। कल CPI के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 4 टाइप की जो CPI है वो निकाली जाती है। 3 जिसके अंदर लेबर ब्यूरो के द्वारा निकाली जाती है, इसके अलावा एक MOSPI के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो होलसेल प्राइस डिक्लाइन फेज के अंदर है, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। आप कंटिन्यूअस रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, इन्फॉर्मेशन है उसे नोट डाउन जरूर से कीजिए। थैंक यू वेरी मच।